हेलो दोस्तों, आज की हमारी कहानी है लाचारी। अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा। सुबह के 4 बज गए थे। सुधा देवी बिस्तर पर बैठकर ही मन भगवान का नाम ले रही थी। उन्हें नींद भी बहुत कम आती थी। पति की मौत ने उन्हें मूक सा बना दिया था। उनके 3 बेटे थे, परंतु तीनों ही अलग अलग घर में रहते थे। सुधा देवी अपने मंझले बेटे के पास रहती थी। अपने पोते पोतियों को देखकर वह अपना गम भूलने की कोशिश करती थी। कभी लाखों रुपए अपने हाथ में रखने वाली सुधा देवी पास आज संपत्ति के नाम पर बस थैले में रखे 2 जोड़ी कपड़े ही थे। पति की मौत के बाद तीनों बेटों ने उसकी कमाई, दौलत और गहनों का आपस में बंटवारा कर लिया था। माँ बाप की वर्षों से कमाई मेहनत को आपस में बांटकर बेटे बहू जश्न मना रहे थे। सुधा देवी इस बात से अनजान थी कि उसके बेटों ने उससे पूछे बगैर ही उसका भी बंटवारा कर दिया था। किसी ने यह भी नहीं सोचा कि पति की मौत का गम क्या होता है। वह रोजाना की तरह देर तक गर्म चाय का इंतजार कर रही थी। सोच रही थी कि गर्म चाय पीकर जब शरीर में थोड़ी सी जान आ जाएगी तो फिर थोड़ी देर में वह घर में हीटर पर सिकाई कर लूँगी। परंतु तभी उसकी बड़ी बहू बड़े गुस्से से उनके कमरे में आई और अपनी सास से बोली, जल्दी से बिस्तर से खड़ी हो, चलो बाहर घूम कर आते हैं। और उसने उनका थैला अपने हाथ में पकड़ लिया और दूसरे हाथ से सुधा देवी को जबरदस्ती बिस्तर से उठा दिया। सुधा देवी बोली, बहू पहले 1 कप चाय तो दे दो, मुझे बहुत जोर की ठंड लग रही है। और मेरा थैला तूने अपने हाथ में क्यों ले लिया है? तब उनकी बहू सोनिका बड़ी गुस्से में चिल्लाकर बोली, माँ आप चाय वहीं पे पी लेना, पहले मेरे साथ चलो। और फिर उसने जबरदस्ती अपनी सास का हाथ पकड़कर उन्हें गाड़ी में बिठा दिया। सुदेवी रोने लगी और सोनिका से बोली, अरे मुझे कहाँ लेकर जा रही है? मुझे यहीं रहने दो, मैं तुमसे कुछ भी नहीं मांगूंगी। अपने बेटे और पोते पोतियों को देखकर मेरा मन थोड़ा बहल जाता है। मुझे तुमसे कोई लालच नहीं है। यहाँ पोते पोतियों की तोतली आवाज़ में मेरा गम थोड़ा कम हो जाता है। परंतु सोनिका ने उनकी एक न सुनी और उन्हें जबरदस्ती गाड़ी में बिठाकर छोटे बेटे के पास छोड़ने के लिए जाने लगे। सुधा देवी सोनिका से बोली, ठीक है बहू, जैसी तेरी मर्जी, तू वैसे, परंतु एक बार मुझे मेरे कमरे में तो जाने दे। उन्हें तेरे पापा की कुछ यादगार चीजें भी पड़ी हैं मेरे तकिए के नीचे, बस एक बार उन्हें लाने दे। शायद कलयुगी बहू के अंदर कुछ दया भावना बची हुई थी, इसीलिए उसने अपनी सास को अंदर जाने दिया और बोली, ठीक है जल्दी जाओ, परंतु ज़्यादा देर मत करना। वैसे भी आज के बाद तुम कभी यहाँ रहोगी भी नहीं। उसे यह मालूम नहीं था कि उसके ससुर ने मरने से पहले अपने पड़ोसी और परम मित्र, जो कि शहर के नामी वकील भी थे, उनसे एक वसीयत बनवा ली थी कि यदि उसके मर जाने के बाद कोई बेटा या बहू उसकी पत्नी के साथ बुरा व्यवहार करेगा तो उसकी इच्छा के विरुद्ध उसे घर से बाहर निकालेगा, तो उसे तुरंत जायदाद से हमेशा के लिए बर्खास्त कर दिया जाएगा और उसकी मालकिन सिर्फ उसकी पत्नी सुधा देवी ही रहेगी। जो बेटा बहू उसकी सेवा करेंगे वही सुधा देवी के बाद उस संपत्ति के हकदार होंगे, अन्यथा सारी प्रॉपर्टी एक अनाथालय के नाम कर दी जाएगी। उन्होंने अपना फ़ोन और उससे जुड़ी सारी जानकारी सुधा देवी को बता दी थी। सुधा देवी ने कमरे में जाकर तकिए के नींद से फ़ोन निकाला और वकील साहब का नंबर मिलाकर उन्हें अपने साथ हुए दुर्व्यवहार की सारी जानकारी दी। उन्होंने तुरंत पुलिस को इस बात की जानकारी दी कि सुधा देवी की क्या कंप्लेंट है और खुद ही सुधा देवी के घर चले गए। थोड़ी देर में महिला पुलिस भी वहां पहुंच गई थी। अचानक अपने घर पर पुलिस और वकील को देखकर सोनिका की सिट्टी पिट्टी गुम हो गई। यह देखकर सुधा देवी ने वकील साहब से कहा कि भाई साहब, यह जबरदस्ती मुझे इस घर से निकाल रही है। तब महिला अधिकारी ने उसे जोर से फटकार लगाते हुए कहा, चल थाने में, कुछ दिन वहाँ रहेगी तो तेरी अकल ठिकाने आ जाएगी। जिसकी वजह से तुम यहाँ हो, आज उसी को तुम धक्का दे रही हो। यह सुनकर सोनिका रोने लगी और अपनी सासू माँ से माफ़ी मांगने लगी और बोली, ससुर के जाने के बाद से मुझ में घमंड आ गया था
और मेरी बुद्धि भ्रष्ट हो गई थी। मैं इस घर की मालकिन बनना चाहती थी। घमंड के कारण मेरी आंखों पर भी पर्दा पड़ गया था, परंतु अब मैं कभी भी ऐसा कुछ भी नहीं करूँगी। तब वकील साहब बोले, अब ये मकान सुधा देवी के नाम है। जब तक यह जीवित रहेगी यह मकान इन्हीं के नाम रहेगा, और जो भी इनकी सेवा करेगा और इन्हें खुश रखेगा वही इस घर के हकदार होंगे। उन्होंने सुधा देवी के घर में सीसीटीवी कैमरे लगाने के आदेश भी दे दिए थे, जिससे कि सोनिका फिर से ऐसी हरकत ना कर सके। फिर उन्होंने और महिला पुलिस ने सोनिका को चेतावनी भी दी और कहा, यह कोई वस्तु नहीं है जिसे आपस में बांट दिया जाए, और वह भी किसी की इच्छा के विरुद्ध। तुमने इनका बंटवारा करके बहुत बड़ा पाप किया है। इसके लिए तो तुम्हें शायद भगवान भी माफ़ नहीं करेगा। यह सुनकर सोनिका रोने लगी और अपनी सासू माँ के पैरों में गिरकर उनसे माफ़ी करने की विनती करने लगी और बोली, मुझे बस एक बार माफ़ कर दो, जीवन में दोबारा कभी ऐसी गलती मैं नहीं करूँगी। सुधा चाहती तो सोनिका को जेल भी भिजवा सकती थी, परंतु वो ये कभी नहीं चाहती थी कि उनके घर की इज्जत की हर जगह रुसवाई हो। इसीलिए उन्होंने सोनिका को माफ़ कर दिया था। वैसे भी जिस जायदाद पर सोनिका को घमंड था वह अब उन्हीं के नाम हो चुकी थी, और अब वह उनकी मर्जी के बगैर कुछ भी नहीं कर सकती थी। उसके बाद उन्होंने वकील साहब और महिला पुलिस को धन्यवाद किया, जिन्होंने एक बार फिर से उसके घर की मालकिन बना दिया था और सोनिका को भी सबक सिखा दिया था। धन्यवाद दोस्तों। कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और अपनी राय कहानी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए।